नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकही बातों को मैं अपनी कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज ऐसे ही एक कहानी लेकर आपके सामने फिर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है निकासी। आइए सुनते हैं। फिर कॉल आ रही थी नेहा की। जानती हूँ वो यही जिद करेगी मुझसे कि उसकी जगह मैं उन बुजुर्ग अंकल आंटी का इंटरव्यू लेने चली जाऊं, पर मेरा जाना आज नहीं हो पाएगा। कई बार कह चुकी हूँ उसे। आज मेरी सबसे प्यारी दोस्त राखी की बर्थडे पार्टी है। सारे पुराने दोस्तों को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है उसने। फिर मैं खुद भी तो कितनी उत्साहित हूँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में इतना अधिक व्यस्त हैं कि एक ही शहर में होते हुए भी हम लोग कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाते। ऑफिस में मैंने आज की हाफ डे की छुट्टी के लिए कब से बोल रखा था। वो तो मयूर सर का मूड अच्छा था जो मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई, वरना मयूर सर और छुट्टी, बाप रे, तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। बस 1-1.5 घंटे के अंदर ही ऑफिस से निकल लूंगी। मेरा दोस्त आयुष मुझे पिक करता हुआ सीधे पार्टी में पहुंच जाएगा। सुबह से सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे प्लान्ड था। कहीं मेरे पीछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शाम तक का भी सारा काम निपटा कर ही जाना चाह रही थी। पर अब अभी एक बिल्कुल नई, बिल्कुल अनपेक्षित समस्या उठ खड़ी हुई है। नेहा जो मेरी कुलीग है, उसका आज के लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड था, पर उसकी मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाने से उसे उनको लेकर अस्पताल जाना पड़ा है और अब अस्पताल में उसे समय लग रहा है। पर वो किसी भी हालत में इस इंटरव्यू को रीशेड्यूल नहीं करना चाहती, इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि उसकी जगह मैं चली जाऊं और उन बीमार बुजुर्ग आंटी का, उनके पतिदेव का इंटरव्यू ले लूं। मैंने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की कि उन लोगों से बात का अपॉइंटमेंट ले ले और आराम से अपना काम करे। दूसरे ऐसे बिना किसी तैयारी के मैं कैसे किसी का इंटरव्यू ले लूं? पर उसका बराबर यही कहना है कि यार हम ये मौका गंवा नहीं सकते। बहुत मुश्किल से वे लोग तैयार कर पाए हैं खुद को हमसे बात करने के लिए। मैं काफ़ी समय से उनसे फॉलो अप कर रही थी। प्लीज़ देख, तू इस बार मेरी बात मान ले। अभी समय नहीं है तुझे सारे डिटेल्स बताने का। तुझे कुछ तैयारी नहीं करनी है। तू तो वैसे भी एक्सपर्ट है इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यूज़ की। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं, वो मैं तुझे अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ। बोलना तो उन लोगों को है, तुझे तो सिर्फ सुनना है और रिकॉर्ड करना है। तो अपनी पार्टी में थोड़ा सा लेट चली जाना प्लीज़ मेरी खातिर। मैं नेहा की मजबूरी समझ रही थी और इसीलिए उसकी बात को टाल नहीं पा रही थी। नेहा को ज्वाइन किए अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरी उससे अच्छी निभने लगी थी। अजीब दुविधा की स्थिति थी। मैंने एक बार सारी वस्तु स्थिति का और समय का अंदाजा लगाया। जो लोकेशन नेहा बता रही है वह पार्टी वाले होटल के रास्ते में ही पड़ती है। अगर मैं अभी ही निकल लूं तो शायद इंटरव्यू लेने के बाद भी मैं पार्टी में पहुंच पाऊं। जब तक बाकी लोग स्टार्टर्स वगैरह का कोर्स करेंगे मैं उन्हें थोड़ा लेट ही ज्वाइन कर लूंगी। बस कैमरामैन अनीश और बाकी सारी तैयारियों के साथ लगभग दौड़ते भागते मैं गाड़ी में बैठ गई। अब मैंने इंटरव्यू के बारे में सोचना शुरू किया। इंट्रो तो चलो मैं बाद में भी मैनेज कर लूंगी। बस एक बार नेहा की भेजी क्वेश्चंस वाली लिस्ट को पढ़ लेती हूँ। मैंने फ़ोन ऑन करके नेहा की भेजी क्वेश्चंस वाली लिस्ट पढ़नी शुरू की। आपका क्या नाम है? आपके पति का क्या नाम है? आपकी आयु कितनी है? आप कहाँ रहती हैं? व्हाट रबिश! ये सब क्या पूछ रही है? अरे भाई, किसी से इंटरव्यू में ये सब सवाल पूछे जाते हैं क्या? वो तो आप अपने इंट्रो में पहले ही बता दोगे। कोई बात नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे नेहा भी, मैंने सोचा। चलो उन लोगों के हिसाब से मैं खुद ही इम्प्रॉम्प्टू ही मैनेज कर लूंगी।
और जल्दी ही वाइंड अप करके पहुंच जाऊंगी राखी की पार्टी में। चलो, उन अंकल आंटी के हिसाब से मैं इम्प्रॉम्प्टू ही मैनेज कर लूंगी और जल्दी ही वाइंड अप करके राखी की पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। हम लोकेशन पर पहुंच चुके थे। बाहर से ही देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बगीचा कभी काफी कलात्मक ढंग से सजा रहता होगा, पर अभी तो देखभाल का सर्वथा अभाव दिख रहा था। अंदर जाकर ड्राइंग रूम की सुरुचिपूर्ण सजावट भी बयान कर रही थी कि कभी यह कमरा आने जाने वालों का मन मोह लेता होगा। बैठते ही हमारे सामने शिष्टाचारपूर्ण तरीके से पहले पानी, फिर नींबू का शरबत और मिठाई पेश की गई। उस गर्मी में वाकई में हमें इसकी आवश्यकता थी। थोड़ी देर बाद सफेद कमीज और ग्रे पैंट में एक अंकल आकर हमारे पास बैठ गए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हीं का इंटरव्यू लेने आज हम लोग यहाँ आए हैं। नेहा ने उन्हें फोन कर बता दिया है कि इंटरव्यू लेने अब उसकी जगह मैं आऊंगी। हमें यह भी पता चला कि उनकी पत्नी कुछ समय से अल्जाइमर्स रोग से पीड़ित हैं। इंटरव्यू देने से पहले अंकल हमें इस बीमारी के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहते थे। चूंकि डिमेंशिया ने अब अपने देश में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि इस इंटरव्यू से लोगों में इसको रोकने के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक बुजुर्गों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके। मेरी नजरें दीवारों पर लगी परिवार वालों की तस्वीरों का मुआयना कर रही थीं। हंसता खेलता सा अभिजात्य परिवार लग रहा था। अंकल के साथ खड़ी महिला को देखकर ही पता चल रहा था कि वे अपने जमाने में काफी खूबसूरत रही होंगी। शानदार साड़ी को सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनने के अंदाज से तो नफासत झलक ही रही थी। खुले बालों, मनमोहिनी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ खड़े होने के ढंग से भी मैं उनकी ओर एकटक देखती ही रह गई थी। अंकल मेरे पास आकर बोले, एक समय था जब यही इस घर की और सारे घर वालों की देखभाल किया करती थी, पर अब। अंकल का गला भर आया था और वो चुप हो गए थे। लगभग 5 मिनट के बाद ही एक बुजुर्ग आंटी को लेकर उनकी नर्स आई। साथ में आंटी की बेटी समीरा भी थी। आंटी को सोफे पर बैठा दिया गया था। समीरा भी पास ही बैठ गई थी। इस समय आंटी एक ढीला सा गाउन पहनी थी। बालों को खींचकर सिर के ऊपर जूड़ा बना दिया गया था। न चाहते हुए भी मैं मन ही मन तस्वीर वाली आंटी और इन आंटी की तुलना करने लगी थी। बाल अधिकतर सफेद ही थे। धवल माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी थी। झुर्रीदार हाथों में बस एक एक कांच की चूड़ी थी। चेहरे पर असमंजस के भाव अधिक थे, पर इसके बावजूद शुभ्र मनोहारी चेहरे का लावण्य छुपाए नहीं छुप रहा था। कमरे का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा था। शायद आंटी कुछ नाराज सी थी। मैं और अनीश अभी इस विचित्र से माहौल में अभ्यस्त होने की कोशिश में ही थे कि तभी मेरी ओर देखते हुए आंटी की आवाज आई। बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी। अचानक से पूछे जाने वाले इस सवाल के कठोर लहजे से संभलने में मुझे कुछ पल लगे। इतनी घबराहट मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने अनीश की ओर देखा। वो भी अभी अचंभे की ही मुद्रा में दिख रहा था। समीरा मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे धीमे स्वर में कहने लगी, वैसे आजकल चुप ही रहती हैं, पर कभी कभी अचानक ही किसी बात पर एकदम से नाराज भी हो सकती हैं, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। डैड ने बहुत मेहनत से इन्हें आप लोगों से बात करने के लिए तैयार किया है। प्लीज बेयर विद अस। 2 मिनट के अंदर ही हम तैयार थे। अनीश ने मुस्तैदी से अपनी पोजीशन ले ली थी। मेरे सामने बैठी थी एक सभ्य और संभ्रांत सी उम्रदराज महिला, जिनका मैं इंटरव्यू शुरू करने जा रही थी। कैमरा रोल हो चुका था। इसके बाद मुझे बुरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए मेरे कानों ने मेरी अपनी ही आवाज सुनी। आपका क्या नाम है? सामने वाले चेहरे पर एक उलझन भरी बेचारगी थी।
जो बाद में धीरे से एक सपाट मुस्कुराहट में बदल गई थी। यह बिल्कुल नवीन अनुभव था कि जब आपके सामने बैठा व्यक्ति अपना खुद का नाम याद करने की जद्दोजहद में लगा रहे और अंत तक उसे सफलता ना मिल पाए। उनके पति ने उनकी सहायता की। फाल्गुनी आद्या नाम है ना आपका? आंटी ने सिर हिलाकर पति की बात का अनुमोदन किया। मेरा दूसरा सवाल, आपके पति का क्या नाम है? जवाब में फिर वही बेचारगी भरी उलझन। उन्होंने गर्दन बाईं तरफ घुमाकर बगल में बैठी अपनी बेटी की ओर देखा, जबकि उनके पति तो उनके दाहिनी ओर बैठे थे। उसके बाद के मेरे सभी सवालों के उनके जवाब, जो नेहा की लिस्ट से ही थे, वही झेपी हुई सी असमर्थता भरी मुस्कुराहट थी या एक बेचारगी थी। अपनी काबिलियत पर नाज हुआ करता था मुझे। पूरे ऑफिस में मशहूर था कि मैं बिना किसी तैयारी के भी सामने वाले पर सवालों की बौछार करने में माहिर हूँ, यानी इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यूज लेने में भी माहिर हूँ। पर आज मेरे सारे सवाल मुझे धता बताते हुए मेरे उस दंभ को चूर चूर कर रहे थे। खुद को बहुत मजबूत समझने वाली मैं बार बार गला खंखार कर गले में उठाए गोले को घुटकने का प्रयास कर रही थी। कितनी कष्टप्रद, कितनी बेचारगी भरी होती होंगी ये घड़ियां, जब कोई सभ्य और सुशिक्षित रह चुका इंसान मानव जीवन के सबसे आधारभूत प्रश्न का ही उत्तर ढूंढता रह जाए कि मैं कौन हूं, जब उसे अपनी खुद की पहचान याद करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़े। कभी दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति अपने ही अस्तित्व को ना ढूंढ पाए तो कैसी बेबसी महसूस करता होगा। क्या इससे बड़ी भी कोई उलझन हो सकती है? क्या इन यादों के पावों को निकासी के लिए कोई दिशा मिलती है, या यूं ही दिशाहीन से चलते चले जाते हैं, कभी धीरे धीरे तो कभी अचानक ही, कभी नए नवेले रास्तों पर भटक जाना तो कभी अपने वर्षों पुराने आशियानों में घुसकर बस वहीं का होकर रह जाना। कब और कैसे हो जाती है यादों की यह निकासी? इस निकासी को कैसे रोके कोई? इस समय तक हम समझ चुके थे कि आंटी से बात शायद ना हो पाए। उन्हें नर्स के साथ अंदर आराम करने के लिए भेज दिया गया था। मैं अंकल और समीरा से ही बातें करती रही थी। मैंने पूछा, आपको कब पता चला कि आंटी को इस तरह की कोई बीमारी है? अंकल बताने लगे, हम लोग समीरा के पास ही जा रहे थे, चेन्नई। तब मेरे दामाद की पोस्टिंग वहाँ हो गई थी। ये बहुत उत्साहित थीं वहाँ जाने के लिए। तमिलनाडु के लंबे और खूबसूरत हरियाली भरे रास्ते का भी पूरा लुत्फ उठाना चाहती थी, इसलिए इनके जोर देने पर ही हमने ट्रेन का टिकट लिया था। ट्रेन में सुबह चाय पीते हुए इन्होंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तो मैंने यही समझा कि मजाक में पूछ रही हैं, क्योंकि शी वॉज ऑफ वेरी जॉली नेचर। इन्होंने दोबारा पूछा तो मैंने भी कह दिया, भाई आप अपनी बेटी के पास जा रही हैं? अब हम लोग अपने सब बच्चों के पास जा जाकर रहा करेंगे और मजे किया करेंगे, और क्या। फिर भी इन्होंने कुछ ऐसे ही सवाल पूछे, जैसे कितने बच्चे हैं हमारे? फिर सबके नाम भी पूछने लगी। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग तो हो रही थी, पर तब भी सपने में भी मैं ये नहीं सोच पाया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहते कहते अंकल का गला भर्रा आया था। समीरा बोली, जब मम्मी वहां पहुंची तो बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि कुछ हुआ है उनको। डैडी ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन हम सब लोगों ने मरीना बीच घूमने जाने का प्लान बनाया। हम सब तैयार होने चले गए थे। थोड़ी देर बाद मैं मम्मी के कमरे में गई तो देखा ये हाथ में कपड़े लिए चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने इनके हाथ से कुर्ता लेते हुए कहा, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इन्होंने तेजी से झपट कर मेरे हाथों से कुर्ता छीन लिया। पहले तो उसे देखते हुए कुछ सोचती रही, फिर उसे अपने पैरों में पहनने की कोशिश करने लगी। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि उस समय मुझे कैसा फील हुआ था। उसके बाद भी कई ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए थे।
कभी सुबह उठकर कहती खाना तो मैं अभी खा चुकी हूँ। कभी विगत की यादों को वर्तमान समझने लगती। कभी कहती कि मेरी दादी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको पहले खिला दो। डिमेंशिया का शक तो हमें होने लगा था, पर एग्जैक्टली क्या हुआ है यह समझ नहीं आ पा रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए, तब रिपोर्ट से पता चला कि मम्मी अल्जाइमर्स से ग्रस्त हैं। पहले बहुत खुशमिजाज थी, हर एक के सुख दुख में शरीक होना, अपनी ओर से बढ़कर मदद करना उनके स्वभाव में ही था। दूसरों का दुख देखकर तुरंत परेशान हो जाती थी और मदद करने पहुंच जाती थी। हम लोग कई बार कहते भी थे कि आप हर एक को फेस वैल्यू पर क्यों ले लेती हैं, पर वो कहती थी वो सच में परेशान है, उसे मदद की ज़रूरत है। समीरा और अंकल से हमें और भी कई बातें पता चली, जैसे आंटी कभी तो बिल्कुल ठीक लगती हैं, कभी समीरा को पहचानती हैं और कभी आप कहकर बात करने लग जाती हैं, कभी हाल ही में हुई घटनाओं को या बातचीत को भूल जाती हैं, तो कभी बार बार एक ही सवाल पूछती हैं, वगैरह वगैरह। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, पर मैं पता नहीं क्यों वहां से वापस चलना ही नहीं चाह रही थी, टालती ही जा रही थी। मैंने राखी को फोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। बहुत चिल्लाई वह, पर मैं अपने वश में थी ही कहाँ। तभी समीरा ने कहा, मम्मी के डॉक्टर के आने का भी समय हो रहा है, यदि पॉसिबल हो तो आप लोग भी रुक जाइए, जिससे आप डॉक्टर साहब की भी बातें सुन पाएंगे और इंटरव्यू अधिक जानकारी देने वाला बन जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंख, शायद यही तो चाहती थी मैं। तभी बिना बात देरी किए जा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग तो अपने घर के बुजुर्गों की ओर लगा था। डैड और मॉम भी तो इसी उम्र के ही हो रहे हैं, वैसे तो पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव हैं, पर अब प्रिकॉशंस तो लेनी ही चाहिए उन्हें भी। डॉक्टर साहब आंटी का चेकअप कर रहे थे और साथ साथ समझाते भी जा रहे थे। हम भी वहीं पीछे की ओर बैठ गए थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे, अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक प्रकार है। यह अधिकतर बड़ी उम्र के आसपास होने वाली एक दिमागी बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होने लगती है। शुरू में व्यक्ति तारीखों, रास्तों और ज़रूरी कामों को भूलने लगता है। बात करते समय सही शब्दों का याद न आना, लोगों या साधारण वस्तुओं को न पहचान पाना जैसी कई बातें होती हैं। व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है, पर बाद में सीरियस चीज़ें भी हो सकती हैं। अधिकतर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ, खासकर कार्डियक हेल्थ के बारे में ही अधिक सचेत रहते हैं, पर उसके साथ साथ अपने ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। दिमाग को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। ब्रेन फूड्स जैसे फल, हरी सब्जियां, मछली, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी आदि का सेवन करें। फ्राइड फूड अवॉइड करें। अल्जाइमर्स को रोका नहीं जा सकता, पर दिमाग को युवा और तंदुरुस्त बनाए रखकर इसके ऑनसेट को प्रोलॉन्ग जरूर किया जा सकता है। ब्रेन तभी फिट रहेगा जब हम फिजिकली फिट रहेंगे। अतः महत्वपूर्ण है कि बढ़ती उम्र में हम तनाव से दूर रहें और फिजिकली और मेंटली, खासकर सोशली एक्टिव रहें। उधर डॉक्टर साहब सारी बातें समझा रहे थे और इधर मेरा दिमाग उनकी सारी हिदायतों को अपने मॉम डैड के ऊपर लागू कर रहा था। वॉकिंग पापा तो फिर भी कर लेते हैं, मॉम बहुत कम जा पाती हैं, घर के कामों और अपनी काम वालियों में ही उलझी रह जाती हैं। लाफिंग पापा तो पार्क में फिर भी कर लेते हैं, मॉम नहीं करती। योगा और एक्सरसाइज पापा करते हैं, मॉम नहीं। सुडोकू कोई नहीं करता। हाँ, सुडोकू ऐड करना पड़ेगा इन लोगों के रूटीन में। उनको बोलूँगी अखबार में आता है, ज़रूर किया करें। ये लोग ब्रोकली, बेल पेपर जैसी सब्जियां खरीदना भी अक्सर अवॉइड कर जाते हैं कि बहुत महंगी होती हैं। मॉम तो फल भी खुद ना खाकर बाकी सबको खिला देती हैं। ऐसे नहीं चलेगा, जिद करके उनको खिलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ब्रेन हेल्थ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ओ गॉड, मॉम तो नाश्ता खाना निपटाकर पलंग या सोफे पर लेट जाती हैं
उसके बाद फिर फ़ोन पर मामी या बुआ लोगों से गप्पे ही मारती रहती हैं। सोशल एक्टिविटीज़ कुछ हैं ही नहीं उनकी। जिम या योग ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा। सुबह नहीं पॉसिबल है तो तीसरे पहर ही कर लें। मेंटल गेम्स और पजल्स तो फ़ोन पर ही अवेलेबल है उनके, सब डाउनलोड कर दूंगी आज ही। पापा का भी शतरंज शुरू करवा दूंगी। दोनों भैया और दीदी के बच्चों को बोल दूंगी कि आकर इन लोगों संग मेंटल और फिजिकल गेम्स खेला करें। डॉक्टर साहब जा चुके थे। जब तक अनीश अपना सारा सामान वाइंड अप कर रहा था, समीरा और मैं बातें करते करते बाहर लॉन की तरफ आ गए थे। उसकी भरी हुई निर्दोष आंखों की व्यथा को समझना मुश्किल नहीं था। समीरा कह रही थी, कुछ समझ नहीं आता, कहाँ चली गई है मेरी माँ, कहाँ खो गई है, कैसे वापस लाऊं उनको। तभी एकदम पीछे से आवाज आई, कौन खो गया है, किसे ढूंढ रही हैं आप। हम दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए थे। हमारे बिल्कुल पीछे न जाने कब आंटी आकर खड़ी हो गई थी। समीरा ने आंटी को देखते हुए भर्राए गले से कहा, मेरी माँ खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। आंटी ने 2 पल उसे तरस खाने वाले अंदाज से देखते हुए कहा, ओह आ जाएंगी, परेशान ना हो। फिर सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं भी तो आपकी माँ जैसी ही हूँ, जब तक वो नहीं आती आप मुझे ही अपनी माँ मान सकती हैं। समीरा अवाक सी उन्हें देखती रह गई थी, फिर एकदम से पलटकर मेरे गले लगकर बिलख पड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। ज़रूरत है कि हम सब मिलकर अपने आसपास के हर बुजुर्ग का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी ब्रेन हेल्थ का भी ध्यान रखें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।